नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज भारत। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। पंजाब में सवारियों से भरी बस पलटी, 8 की मौत हुई, 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार की टक्कर से बेकाबू हुई बस, जेसीबी से निकाली गई लाशें। पीएम मोदी का 4 दिवसीय ब्राजील दौरा, राष्ट्रपति लुइस सिल्वा के साथ पीएम मोदी का द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। रक्षा लेखा विभाग का होगा नियंत्रण सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को करेंगे संबोधित। नेशनल हेराल्ड के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, राहुल के वकील की दलील पूरी, कांग्रेस बोली बिना लेन देन का मनी लॉन्ड्रिंग कैसे। 8 लाख का इनामी नक्सली स्नाइपर डिप्टी कमांडर ढेर, बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़। और एमपी के शहडोल में 3000 घरों में पानी घुसा, राजस्थान के झुंझुनू में सड़क कटी, लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का जायजा लिया है। उन्होंने गंग नहर पटरी मार्ग को देखा है, साथ ही अफसरों से भी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बात की है। नगीना जाते हुए मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा मार्ग का जायजा लिया है। सीएम ने नहर पटरी कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर मेरठ से होते हुए मुरादनगर की ओर जाने वाली नहर की पटरी का मुआयना किया है। उक्त नहर पटरी को कांवड़ मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई, जलापूर्ति और निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई बाधा या असुविधा ना हो, किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने चेतावनी वाले लहजे में कहा कि कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की अक्षम्य कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटते हुए कड़ा सबक सिखाया जाए। प्रशासन सतर्क रहकर सुगम यातायात और जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी निभाए। तो मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सहित तमाम जानकारियों को मुख्यमंत्री ने लिया है। सीएम योगी ने कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां से रवाना होकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के नगीना क्षेत्र स्थित भाजपा के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के पैतृक गांव भुरापुर पहुंचे। उन्होंने महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के आवास पहुंचकर उनकी दिवंगत मां भाग्यवती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले धर्मपाल सिंह की मां भाग्यवती देवी का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरा गांव सहित नगला क्षेत्र में शोक की लहर दिख रही है। तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की मां का स्वर्गवास हुआ है। मां भागवती देवी के स्वर्गवास के बाद मुख्यमंत्री धर्मपाल सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के गांव पहुंचकर मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना की, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संवेदनाएं परिवार के प्रति जताई। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ आईएएस अधिकारी डॉक्टर अखिलेश को जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर अखिलेश कुमार को राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। विशेष कार्य अधिकारी सचिव स्तर पद पर किया गया है उनको
20 फरवरी 2026 तक के लिए विशेष ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग में अपर निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके दृष्टिगत ये अहम तैनाती मानी जा रही। चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। तो 30 जून को सेवानिवृत्त होने के लिए सचिव स्तर पर राज्यपाल की स्वीकृति से नियुक्त किया गया है। पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग में अपर निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। तो आईएएस अधिकारी डॉक्टर अखिलेश को जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर अखिलेश कुमार को राज्य निर्वाचन, आपको बता दें, विशेष कार्य अधिकारी सचिव स्तर पर पद पर उनको नियुक्त किया गया है। 20 फरवरी 2026 तक के लिए विशेष ओएसडी नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अखिलेश। और हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभ्युदय अवस्थी जी, जिस तरीके से आईएएस डॉक्टर अखिलेश की अहम तैनाती की गई, अहम नियुक्ति की गई, चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और उसी के दृष्टिगत ये जो तैनाती है काफी अहम मानी जा रही है। बहुत ही तेज तर्रार आईएएस अफसर माने जाते हैं। ये पीसीएस सेवा से आईएएस में प्रमोट हुए थे और हाल ही में 30 जून को इनका रिटायरमेंट हुआ है। लेकिन इनके जो कार्य क्षमता और कार्यशैली को देखा गया तो अच्छा, जिस हिसाब से बेहतरीन कार्यशैली पाई गई उसी हिसाब से इनको आगे भी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने मौका दिया है। चुनाव आयोग ने इनको तैनाती अगले साल तक के लिए ओएसडी के रूप में कर दिया है। ये सेक्रेटरी लेवल के ओएसडी होंगे। ओएसडी मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, विशेष कार्य अधिकारी के रूप में तैनात रहेंगे, चुनाव आयोग में तैनात रहेंगे और इनका जो कार्यकाल होगा वो 20 फरवरी 2026 तक रहेगा। और चूंकि आगामी वर्ष में जो पंचायत चुनाव है उस चुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि पिछले जो, चूंकि ये ओएसडी के रूप में कार्य कर चुके हैं तो इनके जो कार्य अनुभव का लाभ जो है सरकार लेना चाहती है, उसी हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग में इनको ओएसडी के रूप में तैनात किया गया है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल अभ्युदय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आईएएस डॉक्टर अखिलेश काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये तैनाती दी गई है। 30 जून को, पिछले 30 जून को वो रिटायरमेंट हुए हैं, लेकिन उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उनको विशेष कार्य अधिकारी यानी कि ओएसडी के तौर पर नवीन तैनाती दी गई है। तो पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग में अपर निर्वाचन आयुक्त भी रहे अखिलेश सिंह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल यानी कि 91.72 मीटर से 24 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है और यह सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। जिला प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए सरयू में नौका विहार को प्रतिबंधित कर दिया है। एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। सरयू में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं और निचले इलाकों की तमाम बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर पर यूपी पुलिस के हमले पर सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद इस हमले की निंदा करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को समाजवादी पार्टी का एजेंट उन्होंने बताया और कहा कि सपा कार्यालय के ये पुलिसकर्मी यूपी में दंगा भड़काने की फिराक में है और ऐसे में सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल यूपी के नानपारा इलाके में सिया समुदाय के लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का पोस्टर लेकर जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान वहां के सब इंस्पेक्टर ने पोस्टर को गलत ठहराते हुए पोस्टर पर लाठी मारते हुए उसे फाड़ दिया। लखनऊ में सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने क्या कुछ कहा, इस दौरान आपको सुनाते हैं।
मुर्दाबाद आतंकवादी नहीं रुको, आतंकवादी नहीं अभी रुके, आप साहब लोग आ रहे हैं, यही रहिए आप लोग। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मतलब वो हमारे लीडर है और लीडर में मारा जाएगा नहीं है हमारे। अभी सीओ साहब ने बोला है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब उनको लाइन हाजिर करें। इतनी मीडिया बंधु मेरे साथ खड़े हैं। हमारे ड्राइवर को ना ईरान की लीडर है, हमारे ड्राइवर को लाठी मारी, जबकि हमारे साथ खड़े थे। आप कैसे मार सकते लाठी हमारे ड्राइवर पे? हमारा जुलूस शांतिपूर्वक जा रहा था। और राम गोविंद वर्मा ये एजेंट है समाजवादी पार्टी का। मुझे लगता है ये इसी तरह काम करता है साला, हर जगह पे यही काम करता है। शांतिपूर्ण ढंग से पहले बोला कमा आपने कैसे निकाली, इनको लात मार दी, कमा पे लात मारी। वो लड़के पीछे बोल रहे हैं हमारे कि कमा पे लात मारी है, कमा पे लात मारी है। हम और लोग वीडियो कैसे आ जाएगी, वीडियो कैसे आ जाएगी? कोतवाल साहब कह रहे हैं ये कमा कैसे होती है। मैं माननीय मैं कल जवाब साहब से कहता हूँ, शमीर शफी साहब से कहता हूँ, वर्ल्ड के तमाम लीडर से कहना चाहता हूँ, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी के हो, आप मुझे बताएं क्या आगा खामनाई ऐसे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर नोएडा से है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा परिवहन निगम ने खास इंतजाम किए। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 40 बसें मोरना डिपो से हरिद्वार के लिए रवाना होंगी। वहीं 10 बसों को रिजर्व में रखा गया है ताकि भीड़ बढ़ने पर तत्काल सेवा उपलब्ध कराई जा सके। कांवड़ियों की सुविधा के लिए डिपो परिसर में हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा रहे हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। कंडक्टर यात्रियों की सेहत की जानकारी भी लेंगे। शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए जाँच की जाएगी। कांवड़िया 12 फुट से बड़ी कांवड़, त्रिशूल और भाले जैसी नुकीली वस्तुएं रोडवेज बसों में नहीं ले जा सकेंगी। हमारी कांवड़ के लिए बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हमने पिछली बार भी 40 बस रखी थी, इस बार भी 40 बस हैं। उसके अलावा भी 10 बसेस हमारी एक्स्ट्रा रिजर्व में रखे हैं। और अभी कांवड़ के ऐसे नहीं है कि परसों हमारी एक गाड़ी तो गई थी हरिद्वार के लिए। यदि आज भी आज से शुरू होती है तो हम आज भी हमारा प्रेजेंट तैयार है। वैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर तो अभी निकला नहीं है कांवड़ के लिए, लेकिन जैसे है हम, लेकिन हम अपने आप में तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त बसेज हैं। अब जो हमारा 188 हमारा बस बेड़ा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रेडी हैं पूरी तरह से। अगली खबर हापुड़ से, जहां प्रशासन 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा है। यात्रा मार्ग स्थित तमाम होटल, रेस्टोरेंट सहित खान पान की अन्य दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व फूड सेफ्टी नियमों के तहत QR कोड चस्पा किए जा रहे हैं। सहायक खाद्य आयुक्त सुनील कुमार ने 11 जुलाई तक सभी को QR कोड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये बात कही। कांवड़ियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। देखिए, शासन की तरफ से बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि आगामी सावन माह में जो कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सकुशल ये यात्रा संपन्न कराई जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में मेरे और कप्तान साहब द्वारा जनपद में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, लगभग 8 के आसपास, उन सब का दौरा किया गया। कांवड़ यात्रा के लिए आयुक्त महोदय लखनऊ और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि सभी जितने भी रास्ते में ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट जो भी होंगे, एक तो वो अपना लाइसेंस डिस्प्ले करेंगे और फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप एक नई वो लगाया गया है। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां शिकारपुर में रात भर हुई तेज बारिश ने सीओ ऑफिस को तालाब में तब्दील कर दिया है। ऑफिस परिसर के चारों तरफ इतना पानी भर गया कि फरियादियों को अपने जूते चप्पल ही नहीं उतारने पड़े, बल्कि पैंट को ऊपर चढ़ाकर अपनी फरियाद सुनाने के लिए कार्यालय के अंदर जाना पड़ा। चारों तरफ जलभराव से ऑफिस के हालात जलाशय के तरीके से दिखाई दिए। बात करने पर कुछ फरियादियों ने कहा कि न्याय की उम्मीद लेकर यहां पहुंचने के बाद बारिश का पानी मंझाकर ऑफिस में दाखिल होना पड़ रहा है। सीओ ऑफिस के आसपास की तस्वीरें निकाय प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रही हैं।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर बहराइच जिले से है, जहां 4 बच्चियों के साथ रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वह 5 से 7 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाता था। वह सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोती हुई बच्चियों को उठाकर ले जाता था। इसके बाद वह उनके साथ रेप करता था। अगले दिन जैसे ही पुलिस बच्चियों को खोजबीन शुरू करती थी, वह उन्हें वापस छोड़ देता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी सीरियल रेपिस्ट है, उससे पूछताछ की जा रही है। मामला बहराइच जिले के सुजौली थाना क्षेत्र का है। आरोपी का नाम अविनाश पांडे है। बहराइच जिले के पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि थाना सुजौली क्षेत्र में 25 जून से लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थी। इनमें दावा किया गया कि रात में सोते समय 5 से 7 साल की बच्चियों को कोई व्यक्ति उठा ले जाता है। अगले दिन जब परिवार और पुलिस खोजबीन शुरू करती, तब शाम तक बच्चियां मिल जाती थी। पुलिस के मुताबिक अब तक इस तरह की 4 घटनाएं सामने आ चुकी थी, जिसके बाद मुकदमे दर्ज किए गए। थाना क्षेत्र सुजौली में 25 जून से सूचना प्राप्त हो रही थी कि 5 से 7 साल की बच्चियों का रात में 3 से 4 बजे करीब सोते हुए कोई उठा ले जाता है और दिन में जब सक्रियता बढ़ती है, पुलिस सक्रिय होती है, तब लड़कियां शाम तक बरामद हो जाती थी। इस तरह से कुल 4 घटनाओं का बात पता चली थी, जिसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और 5 टीमें जनपद में पुलिस द्वारा लगाई गई थी। बच्चियों के बयान से पता चला कि इसके हाथ में टैटू है, सर बाल इसका छोटा छोटा है, 25 से 30-32 साल की इसकी अवस्था है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से, जहां कैंट क्षेत्र स्थित मिनी सचिवालय में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। खासकर सरकारी वॉशरूम की हालत इतनी खराब है कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। वॉशरूम इस्तेमाल करने वाले सैकड़ों लोगों को दुर्गंध से परेशान होना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से इसमें सुधार कराते हुए नियमित साफ सफाई कराने की मांग की गई। इस संबंध में एसडीएम बिनेश ने मामला संज्ञान में आने की बात स्वीकार करते हुए जल्द ही इस समस्या का समाधान कराने का भरोसा दिया। पर्सनल काम से आई थी, तो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है और टॉयलेट का बहुत बुरा हाल है। इसकी सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सही ढंग से किया जाए, ताकि जो यहाँ आने वाले उन्हें परेशानी ना हो। उसकी भी बहुत वेस्टेज है, तो उसके लिए भी आप पूरा प्रबंध करें सही तरीके से, सफाई और पानी का, हर चीज़ का, ताकि आने वाले को यहाँ कोई दिक्कत ना हो। संज्ञान में आया है, तो हमने म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मैंने बोला है, तो वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ सफाई कर्मी अपने रखेंगे। वॉशरूम्स को, स्पेशली जो आपने लेडीज़ वॉशरूम की जिक्र किया, उसकी सफाई रेगुलर बेसिस पे करवाएंगे और सुनिश्चित करेंगे आगे से सैनिटेशन के इशू हमारे कार्यालय में ना। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 15 स्थित सामुदायिक भवन में नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर साफ सफाई करने के साथ मौजूद लोगों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। मुख्य अतिथि हरियाणा के शहरी विकास मंत्री विपुल गोयल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजेश और महापौर प्रवीण जोशी ने स्वच्छता का महत्व बताया। आज जो है केंद्र सरकार की ओर से पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर स्वच्छता अपनाओ, स्वच्छता अपनाओ और स्वस्थ रहो। और कहते हैं कि स्वस्थ तभी रहेगा जब आदमी स्वच्छता अपनाएगा। आज उसके तहत वोट लेने का कार्यक्रम, लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम की आज यहाँ पर शुरुआत थी। पहले पंचकुला के अंदर भी हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे। केंद्र में सरकार आई, प्रदेश में सरकार आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया स्वच्छता का। उसी के तहत आज 10 साल 11 साल के करीब हो गए हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं जो बदलाव पूरे भारत में आया, तो उसका असर हमारे फरीदाबाद में भी पड़ा है। आज जो हमारे डंपिंग स्टेशन जगह जगह बनाए जा रहे हैं। अब जो कूड़ा पहले सड़कों पे डाल दिया जाता था, उसको लिमिटेड जो जहाँ ये स्टेशन है वहाँ पर डाला जाता है।
खबर पटियाला से, जहां बिजली करंट की चपेट में आकर 19 वर्षीय युवक को गंभीर रूप से झुलसने के बाद राजेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह एक निजी होटल में नौकरी करता था, जहां काम करते हुए अचानक करंट की जद में आ गया। मृतक के परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए बुढ़ापे का सहारा छिन जाने का दुखड़ा सुना रहे हैं। हिमांशु भी भेज दो सारा, अगर नंबर आ जाएगा। मुंडे नाल उत्थे करंट लग्या ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ 24 ਨੰਬਰ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। कितने साल तो इतने काम कर रहे ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। 2 महीने हुए हैं। 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। पुलिस ने ट्रक से 9 कुंटल चूरा पोस्ता सहित 3 आरोपियों को काबू किया है। आपको बता दें, डीएसपी संदीप सिंह भाटी ने बताया कि रिंग रोड टी पॉइंट पर पुलिस चेकिंग के दौरान ट्रक नंबर RJ 6GB 8586 खड़ा दिखाई दिया। संदेह के आधार पर पुलिस ने ट्रक पर मौजूद 3 लोगों को तलाशी लेते हुए पूछताछ शुरू की, तो कुछ देर में ही आरोपियों ने सच को बोलते हुए चूरा पोस्ता बरामद करा दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी में राजस्थान के अजमेर निवासी समरलाल वासी, स्थानीय कोठा गुरु गांव निवासी गुरतेज सिंह और वटिंडा के ही जगदीप सिंह के खिलाफ नशा तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। सरकार वालों छेड़ी की जंग युद्ध नशा विरुद्ध की मुहिम तहत मानयोग DGP साहब श्री गौरव यादव IPS ਤੇ श्री अवनीत कौंडल IPS SS ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ श्री अवनीत सिद्धू AIG काउंटर इंटैलीजेंस ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਤੇ SP श्री नरेंद्र ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धर्म, राजनीति और चुनावी रणनीति तीनों की लपटों में बिहार घिरा हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भगवाए हिंद बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जहां शास्त्री धर्म पर प्रतिघात की बात कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस RJD जैसे दल उनके बयानों को सियासी हथकंडा बता रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर राबड़ी आवास में ताजिया स्वागत क्या चुनावी संतुलन साधने की रणनीति है? सवाल बड़ा है, भगवा बनाम सेकुलर 2025 का असली एजेंडा क्या है? यह हम रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार 6 जुलाई को कहा था कि हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारा एक ही सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर अब देश में सियासत तेज हो चली है। बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। सपा चीफ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। ये सियासत का खेल। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, IAS अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है।
इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। बता दें, बिहार की राजनीति पटना में रविवार को सनातन महाकुंभ में आए लोगों को संबोधित करते हुए शास्त्री ने कहा था कि अगर धर्म पर घात हुआ तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करूंगा। उन्होंने कहा, सनातन मतलब शाश्वत, सनातन मतलब यही सत्य है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर निशाना साधते हुए उदित राज ने कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ब्राह्मण जाति में पैदा हुए। समाज को हजारों जातियों में बांटकर इन्होंने ही बंटवा ए हिंद बनाया है और अब भगवा ए हिंद की बात कर रहे हैं। तो अगर गजवा हिंद न हो भारत में तो बंटवा हिंद खत्म करना पड़ेगा। बंटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया। जातियों में बांट कर तू नीच है, वो नीच है, हम ऊंचे हैं, तो बंटवा हिंद आपने किया। तो भगवा हिंद से गजवा हिंद नहीं रोकेगा। बंटवा हिंद बंद करो भाई, ऐसा नहीं है। अब मूर्ख लोग नहीं रहते। इटावा ने एक यादों में कथा सुना दिया तो उसको मारा पीटा, मूत्र छिड़क करके अब शुद्ध कराया है। तो आप ये बताइए कि ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण को केवल वेद शास्त्र तक ही सीमित होना चाहिए, पूजा पाठ तक सीमित होना चाहिए। तो ब्राह्मण क्यों बेरोजगार रोजगार कर रहे हैं? क्यों राजनीति में है? क्यों अधिकारी कर्मचारी हैं? क्यों व्यापारी हैं? आप अपने जाति के हिसाब से पैसा नहीं कर रहे हैं और आप दूसरे का भी पैसा छीन लीजिए, अपने पैसा में न आने दीजिए। अरे भाई गजब है। सनातन महाकुंभ को लेकर आरजेडी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान पर हमला करते हुए मत्युंजय तिवारी ने कहा कि व्यक्ति ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बिहार में होने वाले चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का मुद्दा फिर गर्मा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की भगवा ए हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं और कांग्रेस, आरजेडी समेत विरोधी दलों पर सीधा हमला बोल रहे हैं। तो बिहार में मुहर्रम पर लालू राबड़ी आवास में ताजिया का भव्य स्वागत के साथ राबड़ी देवी व उनकी बेटी का ताजिया का पूजा पाठ करना बिहार चुनाव में नया तड़का लगा रहा है। ऐसे में देश के साथ बिहार की सियासत में अब कौन सा नया चक्रव्यूह रचा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अगली अहम खबर की बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही अररिया जिले की आपको बता दें फरबिसगंज विधानसभा में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारत नेपाल सीमा से सटी इस धरती को कवियों और किसानों की भूमि माना जाता है और अब यहां का जनमानस फिर से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा कर रहा है। इसी कड़ी में जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता शंभू प्रसाद ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, हम आपको सुना देते हैं। फासिसगंज की डैम परियोजना आज तक अधूरी है, ये बात कही। साथ ही कहा कि विधायक, अब तक के विधायक कोई काम पूरा नहीं कर सके। उन्होंने इशारों विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए और दावा किया कि वे फॉरबिसगंज की राजनीतिक तस्वीर बदलने को तैयार हैं। शंभू प्रसाद की सक्रियता और बयान से फॉरबिसगंज विधानसभा में भाजपा के भीतर हलचल तेज हो गई है। स्थानीय जनता भी अब नेताओं के पुराने वादों और अधूरे कामों पर खुलकर बात करने लगी है। अररिया जिले के 48 विधानसभा यानी कि फॉरबिसगंज आए हुए हैं और आज आने का मकसद यह रहा कि फॉरबिसगंज में इस बार जो है चुनावी माहौल काफी गर्म है। यहाँ के जो विधायक, जो यहाँ के भाजपा से जो विधायक है, उनके बारे में क्या कुछ रुझान है वो भी अगले जो हम लोग बनाने वाले हैं, जो विधानसभा को लेकर जो हम लोग खबर बनाने वाले उसको भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि विधानसभा में काफी लोग जो है नाराज है यहाँ के विधायक से। सर काफी समय से आप जनसंघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा में भी अभी भी जुड़े हुए हैं, करीब 1980 से। इतना लंबा समय जनसंघ से अब तक भाजपा में होगा
वो नजर उनका जो है टिका हुआ है। यदि हम अच्छे कैंडिडेट होंगे, अच्छे होंगे, तो दिलीप जायसवाल जी हमको मदद करेंगे। यदि हम उस लायक नहीं होंगे तो हमको मदद नहीं करेंगे। और अगर मौका मिला तो भाजपा ही से लड़िएगा, वरना किसी से नहीं लड़िएगा? नहीं, हमको मौका मिलेगा। आज तक हम किसी दूसरे दल में नहीं गए हैं। यदि हमको मौका मिलता है तो हम भाजपा से ही लड़ेंगे। भाजपा यदि हमको कार्यकर्ता ही बना के रखना चाहता है तो हम भाजपा का कार्यकर्ता ही रहेंगे, भाजपा का सिपाही ही रहेंगे। यानी कि भाजपा से ही लगाव है और कहीं नहीं जाना है? नहीं, कहीं नहीं जाना है, भाजपा से ही हमारा लगाव है। हम सब दिन जो है आजीवन जो है भाजपा का सदस्य हमें कैलाशपति मिश्रा जी ने दे करके गए थे। हम आजीवन जो है भाजपा का सदस्य के रूप में काम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये हमारे साथ थे शंभू प्रसाद जी, जो 1980 ईस्वी से जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि जब ये जिला उपाध्यक्ष थे उस वक्त जो है इन्हें एसएसबी 19वीं बटालियन के द्वारा जो है पुरस्कृत भी किया गया था। और ये लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जनता के भी रुझान इनके और जो है आ रहा है, जो कि इनके द्वारा कहा गया है। और इनके द्वारा जो एक डैम का जो मुद्दा उठाया गया है वो फारबिसगंज सिंह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते रहे के न्यूज। मैं आपके साथ प्रदीप शर्मा, अररिया। धन्यवाद। खबर सिमडेगा से है, जहां शिक्षा के मंदिर को कलंकित करते हुए एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का वो आरोपी निकला। आपको बता दें, एसपी एमआरसी ने बताया कि कुरडेग थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को मिली तहरीर में स्कूल के शिक्षक सेल्स्टीन किंडो पर दुष्कर्म का आरोप था। आरोपी शिक्षक वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार था। हालांकि पंचायत के लोग मामले को उजागर नहीं होने देना चाह रहे थे, लेकिन संवेदनशील मामले की पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी शिक्षक को दबोचने में कामयाबी प्राप्त की है। हाँ, ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसमें एक 9 साल की बच्ची के खिलाफ दुष्कर्म हुआ था उसके साथ बच्ची से, और दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति वहीं कुरडेग में स्थानीय शिक्षक है सरकारी स्कूल में। तो उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गांव में पंचायत भी बिठा दी और गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में परिवार को एफआईआर करने से रोकने की पूरी चेष्टा में लगे हुए थे। तो इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद हम लोगों ने इस पे एक बहुत कड़ाई से इस पे कदम उठाते हुए हम लोगों ने सबसे पहले परिवार को उत्साहित किया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां दिल्ली के लिए रवाना हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए थे। नड्डा ने प्रशिक्षण शिविर के पहले सत्र का उद्घाटन किया। दरिमा एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद रहे सीएम विष्णुदेव साय। मैनपाट में आज शुरू हुई बीजेपी की विशेष शिविर शुरू हुआ। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए थे नड्डा ने प्रशिक्षण शिविर के पहले सत्र का किया उद्घाटन। और अगली खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने किया ट्वीट में कहा कि सुरक्षा बलों के शौर्य को नमन। निरंतर निर्णायक कार्रवाइयों ने तोड़ी नक्सलियों की कमर। अब राज्य में अंतिम सांसें गिन रहा है नक्सलवाद। आपको बता दें कि 8 लाख के इनामी सोढ़ी कन्ना 8 लाख का इनामी सोढ़ी कन्ना न्यूट्रलाइज हुआ। अब राज्य में अंतिम सांसें गिन रहा नक्सलवाद।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई के चौहान टाउन में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इस सेंटर के जरिए दिल्ली और फरीदाबाद के साथी अपराधी अमेरिकी नागरिकों को ठगने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चला रहे थे। पुलिस की टीम ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर चौहान टाउन स्थित मकान में छापा मारा, जहां से 7 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मुख्य सरगना अर्जुन शर्मा को होटल वेल से पकड़ा गया। आरोपियों में संतोष थापा, पियाली देव, रिया राय, विशालकर, विवेक देव के अलावा अन्य लोग शामिल रहे। पूछताछ में आरोपियों ने सम्यक और हर्ष अवस्थी के साथ मिलकर साइबर ठगी की बात कबूली। वह ई-सिम और वायरस लिंक के जरिए अमेरिकी लोगों के सिस्टम को हैक कर उनसे $80 से $200 वसूलते थे, जिसे क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफ़र कराया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 3 वाईफाई राउटर, दस्तावेज, एक एक्टिवा स्कूटर और 2,55,000 रुपये नगद समेत 13 लाख रुपए का माल बरामद किया। एक संगठित गिरोह पकड़ा है जो कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहा था और विदेशों में लैपटॉप और मोबाइल सुधारने के नाम पे, उनमें जो बग है उसको दूर करने के नाम पे उनसे डॉलर में पेमेंट लेता था और ठगी करता था। और इस गैंग में टोटल 9 सदस्य पकड़ाए हैं। इसमें एक मुख्य मैनेजर है, बाकी 8 सदस्य ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर सभी 25,000 की नौकरी पे थे और जो मैनेजर था वो कमीशन पे काम करता था और सारा इनका ट्रांजैक्शन डॉलर में होता था। US डॉलर में ये पेमेंट लेते थे और बाद में उसको हवाला के जरिए ट्रांसफ़र करते थे। खबर छत्तीसगढ़ के बागबाहरा से है, जहां ब्लॉक के ग्राम पंचायत अनवरपुर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में वर्षों से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। वर्ष 2024-25 में यहां 71 बच्चे पढ़ रहे थे, जो अब घटकर 66 रह गए। गांव के पढ़े लिखे बच्चों को शिक्षक बनाकर पढ़ाई जारी रखी जा रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण समस्या बनी हुई है। हाल ही में 2 शिक्षक पदस्थ हुए थे, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही एक शिक्षक पंकज साहू का स्थानांतरण पेंड्रा स्कूल में कर दिया गया। यह स्थानांतरण युक्तियुक्तकरण आदेश के तहत हुआ, जिससे अनवरपुर स्कूल में फिर से शिक्षकों की कमी है। इस फैसले से ग्रामीण और पालक बेहद नाराज हैं। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से आयोजित जवान किसान संविधान सभा को लेकर राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की और अब वही पार्टी किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों को 4 किस्तों में भुगतान कर रुलाया और 2 साल तक बोनस तक नहीं दिया। जिनके केंद्र में सरकार रहे थे, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने की और जिनकी छत्तीसगढ़ में सरकार रहे थे, जिन्होंने 4 किस्तों पर किसानों को पैसे देने का काम किया, न्याय की बात कही और जिन्होंने 2 साल का बोनस नहीं किया, वो किस मुंह से आज किसानों से चर्चा करने आ रहे हैं। और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के उनको छिटपुट घटना बताते हैं, ऑपरेशन बताते हैं और जो यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और जो नक्सलियों के समर्थन में बात करते हैं, तो ये जवानों का मनोबल को गिराने का काम करते हैं। आज जवानों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां पुलिस ने चाकूबाजी और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा है। ताजिया चौक निवासी श्याम निषाद ने रंजिश में अपने दोस्त नित्याजुद्दीन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। अगली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है, जहां विदिशा जिले की तहसील ग्यारसपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तथा हैदरगढ़ से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित मृगनाथ धाम की सुरम्य पहाड़ियों से गिरने वाला प्राकृतिक झरना बारिश के दिनों में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ऊंची पहाड़ी से गिरने वाले मनोरम झरने को तथा प्रकृति का आनंद उठाने न केवल तहसील बल्कि जिला विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर से लोग यहां आते रहते हैं। झरने के नीचे प्राकृतिक कुंड बने हुए हैं जो ज़्यादा
गहरे न होने के कारण स्नान के लिए आदर्श स्थान बने हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के सैलाना में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित रूप से हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर जलाने का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। वायरल वीडियो में युवक मुंह से आग निकालते हुए झंडे की ओर गुबार छोड़ते नजर आ रहे हैं। घटना मस्जिद चौराहे की बताई जा रही है। वीडियो के सामने आते ही हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैहर की सड़कें आज सिर्फ धूल और कीचड़ से पटी रहती हैं, इसलिए इनकी धमक सत्ता के कानों तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों सहित सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। विपक्षी पार्टी ने सड़कों के गड्ढों में भाजपा के झंडे गाड़कर विरोध जताया। पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारा दिया, दारू में बिक जाओगे, ऐसी सड़क पाओगे। आंदोलन ने प्रशासन की नींद उड़ा दी और अब जनता पूछ रही, क्या यही है डबल इंजन सरकार का दम? जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि वास्तव में ये विकास का हाल है। उन्होंने कहा कि मैहर की टूटी सड़कें इस वक्त सबसे कष्टकारी हकीकत बन चुकी हैं। आज ये हम लोग का जो विरोध प्रदर्शन था, आज हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है। उस मुहिम का नाम है जहां भाजपा वहां गड्ढा। हम इस अभियान के तहत मैहर शहर की जो जनता है और जो आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की जनता है इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनको जगाने आए हैं और वो भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोलने आए हैं। ये दिन प्रतिदिन जो है विकास की बातें करते हैं, पर विकास आपके सामने है, जहां गड्ढा वहां भाजपा। आज शहर के, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, पूरे लोगों का आना जाना दुश्वार है। सड़कों में पानी भरा हुआ है, कीचड़ है। तो हमारे इस मुहिम की शुरुआत है। यूपी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के पोस्टर पर यूपी पुलिस के हमले पर सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में सिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद इस हमले की निंदा करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को समाजवादी पार्टी का एजेंट उन्होंने बताया और कहा कि सपा कार्यकाल के ये पुलिसकर्मी यूपी में दंगा भड़काने की फिराक में हैं और ऐसे में सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल यूपी के नानपारा इलाके में सिया समुदाय के लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का पोस्टर लेकर जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान वहां के सब इंस्पेक्टर ने पोस्टर को गलत ठहराते हुए पोस्टर पर लाठी मारते हुए उसे फाड़ दिया। लखनऊ में सिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनाते हैं आपको। तस्वीर के ऊपर हमले को लेकर के शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद साहब ने तीखी एक बोले हैं और कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने उस तस्वीर पर हमला किया वो समाजवादी पार्टी के एजेंट है। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई जो है या आयतुल्लाह सिस्तानी जो है ये हमारे धार्मिक लीडर है तमाम दुनिया के शियों के, खाली यही के नहीं पूरे वर्ल्ड के जो शिया हैं वो इन दो करोड़ों शिया वो किसी मुल्क के अंदर के नहीं है धार्मिक, क्योंकि हमारी सिस्टम ये तकलीद गात के किसी न किसी मुजतहिद को किसी न किसी शिया को मानना पड़ता है। तो इस वक्त 95% जो शिया हैं वो इन्हीं दोनों को मान रहे हैं। वो तो आप नॉर्थ पोल चले जाएंगे तब भी आपको इनको तस्वीर मिल जाएगी शिया के पास, साउथ पोल चले जाओगे वहाँ भी इनमें से किसी की तस्वीर मिल जाएगी। अब उनको इसराइल से क्या ताल्लुक नहीं, तो इसका मतलब है धार्मिक हमारे नेता हैं। तो यही हमारा इंडिया के जो हमारे हिंदू भाई वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमसे इसके जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारी दो तस्वीरें लगी हुई हैं पीछे, ये 35 साल से लगी हुई है और इसकी तस्वीर हम आपको पुरानी दिखा देंगे, तस्वीर आज से 25 साल की पुरानी तस्वीर में दिखा देंगे तो ये दोनों लगी हुई तस्वीरें।
अब जो पुलिसकर्मी उस फोटो पे डंडा मारते हुए दिखाई दिए, पोस्टर फाड़ते हुए दिखाई दिए, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फौरन उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी की जाए कि किससे लिंक है इनके वही हरकतों से, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान और ईरान से ताल्लुकात ख़राब करने के लिए कोई साजिश तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। ये सिलसिले में योगी जी को बहुत संजीदगी से कदम उठा रहे थे। तो ये थे हमारे साथ मौलाना कल्बे जवाद साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों ने इस तरीके की हरकत की है, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।